अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रेम सुबह की सोच। उसमें आपको कहते हैं खुश आमदीद, मुझे कहते हैं हसन लियाकत। और मेरी तरफ से भी आपको खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अमान। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। आज बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने वाला है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी। बिल्कुल ऐसी है। और जिस तरह गज़ल ने कहा कि वीकेंड आपका कैसा गुजरा होगा, तो मुझ जैसे पाकिस्तानियों का वीकेंड बहुत ही शानदार गुजरा, क्योंकि रात 11:22 में जो खुशी पाकिस्तान को मिली पाकिस्तान टीम की वजह से, वो खुशी बड़ी दीदनी थी। जहाँ पे खुद साख्ता एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने एक वन साइडेड शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए और जवाब में ये तासुर दिया जा रहा था और हमारी तरफ से भी ये समझा जा रहा था कि अफगानिस्तान के लिए ये टारगेट अचीव करना बहुत ही आसान होगा और अफगानिस्तान शायद 14 या 15 ओवर्स में ये टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने कमाल किया। पहले शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट ली, फिर अबरार अहमद ने, लेकिन उसके बाद आए मोहम्मद नवाज, जिन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, अगले ओवर में आके हैट्रिक की और यूं उन्होंने 2 ओवर्स में 4 विकेट ली और अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया। अफगानिस्तान की सारी टीम आउट हुई है 66 रन पे और पाकिस्तान को 75 रन से फतह हासिल हुई है। इस वक्त हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, हम आगे जाके इन डिटेल इस हवाले से डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी होंगे जो कि इसके ऊपर तज्ज़िया भी करेंगे। एग्जैक्टली। अब अच्छा, आपने तो अच्छी खबर बताई है, मेरे पास भी अच्छी खबर है। मैं ज़रा आपको तारीखी खबर बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर 1965 आपको याद होगा नेवी डे, और पाकिस्तान की जो शानदार कामयाबी थी, जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई थी और पाकिस्तान के शाहीनों ने इतना ज़बरदस्त जो ऑपरेशन किया था कामयाबी के साथ, और भारतीय बंदरगाह पर जब ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन डिवार्को जिसका नाम था, और कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने जितना भी रेडार स्टेशन थे भारत के और जितना भी साइली तंसीबात थी उनको कामयाबी के साथ तबाह बर्बाद कर दिया था। और उसके बाद जो पाकिस्तान की बहादुरी थी, पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म था, वो पूरी दुनिया ने देखा। और आज हम इस प्लेटफॉर्म से उन तमाम शहदा को, उन तमाम गाजियों को खराज तहसीन भी पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने दिए हैं। बिल्कुल ऐसे है जी, हमारी तरफ से आप सबको खराज तहसीन। और वक्त क्योंकि कम है और हमारे पास मुकाबला सख्त है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रेंडिंग स्टोरी से आगाज करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, तो सबसे पहले बात यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप सीसीटीवी निगरानी भी करेंगे तो वो भी हिरासगी है, क्योंकि वफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने करार दिया है कि मुलाजमीन की मुसलसल सीसीटीवी निगरानी दफ्तर में हिरासानी के ज़ुमरे में आती है। और वफाकी बराए इंसदाद हिरासानी फौजिया वक़ार ने यह फैसला सुनाते हुए रावलपिंडी में एक निजी तालीमी इदारे के सरबराह पर सीसीटीवी कैमरों के गलत इस्तेमाल और खातून अफसर को हिरासत करने पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। आप वैसे आपको डरा रही हैं? नहीं, मैं ये ओवरऑल बात कर रही हूँ कि ज़्यादा जहाँ भी जिस इदारे में भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है, वहाँ पर इतना ज़्यादा भी आप इस हवाले से ना पैशनेट ना हो जाया करें कि नहीं देखना है हमने। ये फैसला इस वक्त सामने आया जब इदारे की एक मातहत मुलाजमा ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें हद से ज़्यादा निगरानी और खौफ व खिरास का निशाना बनाया जा रहा है। और शवाहिद का जायजा लेने के बाद मुहतसिब ने करार दिया कि मुल्जिम ने गैर ज़रूरी और जानिबदाराना निगरानी की, जिसमें मुतासरा खातून की सीसीटीवी स्क्रीन शॉट्स भी भेजना शामिल था, जिससे एक खौफजदा और तकलीफ वाला माहौल ज़ाहिर पैदा हो जाता है। और वहाँ भी ऐसा ही हुआ और मुहतसिब ने इस रवैये को कानून के तहत हिरासानी करार देते हुए मुतासरा खातून को 50,000 रुपये बतौर मुआवजा देने और CEO के खिलाफ सरजनिश की सज़ा का हुक्म दिया। इसके साथ साथ दफ्तर ने बयान में कहा है कि ये केस याद दहानी है कि निगरानी को मुलाजमीन को कंट्रोल करने या फिर निशाना बनाने या खौफजदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर हर किसी की एक पर्सनल प्राइवेट लाइफ होती है, तो वो उसको भी पामाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे। और गज़ल की स्टोरी से अब जितने भी ऑफिस के देख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने जो भी लोग आपके बैठे होते हैं सीसीटीवी कैमरास में, उनको आपने कहना कि थोड़ा सा खवातीन के हवाले से एहतियात बरतनी है, क्योंकि आपको जुर्माना भी हो सकता है। और ये एक दफ़ा प्रेसिडेंट सेट हो गया तो अब जुर्माने की नौयत फिर कंपनी का हुजम डिफाइन करके शायद होगी। तो ये छोटी कंपनी थी, इनको थोड़ा कम जुर्माना हुआ, ये ज़्यादा भी हो सकता है। खवातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं इस्लामाबाद के हवाले से, जहाँ पे एक बहुत ही मुनफरद खबर है जो कि सामने आई। इस्लामाबाद में तामीराती काम के दौरान 200 साल पुरानी मस्जिद दरियाफ्त हुई है। इस तारीखी दरियाफ्त ने शहरियों और माहिरीन आसार कदीमा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली है। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक मुगलिया तर्ज तामीर की ये मस्जिद कभी एक खुशहाल बस्ती का मरकजी मकाम इबादत थी। इसके बाकियात में महराबी दरवाजे, महराब पे नमाज और हाथ से बनाई गई ईंटों का काम शामिल है, जो इसकी सकाफती अहमियत को उजागर करते हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस नाजुक विरसे को जदीद तरक्की के बायस मिटने से पहले महफूज बनाया जाए।
हुकाम ने तस्दीक किया है कि मस्जिद को कौमी विरसा फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अब जल्द अज जल्द इसको रिवेम करने की कोशिश भी करेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जब आपकी इस तरह की हिस्टोरिकल डिस्कवरीज होती हैं तो उसमें आपको पता है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये मुगलिया तर्ज तामीर की है, तो जिसमें आपको पता है कुशादा सहन होता है, फिर दीवारों पे जो नक्काशी का काम होता है वो भी बारीक बीनी से किया जाता है, तो बुलंद दीवारें जिस तरह से आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो वही बात है कि हुकूमत इसके हवाले से भी थोड़ा सोचेगी। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे की हॉकी और गेंद यानी कि बॉल दोबारा गायब हो गई है। ये वैसे आपने एहतियात की है, आप ये कह सकते थे दोबारा चोरी हो गई है। हाँ, दोबारा आप ये भी कह दें। बहावलपुर के ओलंपियन और हॉकी लेजेंड समीउल्लाह खान के मुजस्मे से तीसरी बार ये चोरी हुई है। इससे पहले भी मुजस्मे के इर्द गिर्द जितने भी लोहे की ग्रिल थी वो चोरी कर ली गई थी, जिसके हवाले से हमने आपको खबर भी दी थी, जो ताहाल दोबारा अभी तक नहीं लगाई गई है। और इससे पहले हॉकी और बॉल चोरी हुई थी। ये सूरत हाल ना सिर्फ शहर के अवाम के लिए अफसोसनाक है ज़ाहिर है, बल्कि कौमी हीरो के साथ होने वाली इस गफलत की भी अक्कासी करती है कि समीउल्लाह खान जैसे आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए बनाए गए इस मुजस्मे की मुनासिबत देखभाल और हिफाजत ना होना मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिससे जाहिर है उनकी कारकर्दगी पर सवाल है। और ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर इस मुजस्मे की मरम्मत की जाए ताकि हमारे हीरोज़ की यादगारों को महफूज बनाया जा सके। बिल्कुल ऐसी गज़ल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी के हालात ऑलरेडी आपके सामने, और ये पाकिस्तान की शायद आखिरी वो लॉर्ड थी जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी। ठीक है, शकील अब्बासी इन सकलेन तक हम अच्छा खेले, लेकिन ये जो ज़माना था ना जब बॉल जाती थी समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, और होते होते फिर शहबाज सीनियर आते तो गोल हो जाता था। ये ज़माना पाकिस्तान की हॉकी का सुनहरी ज़माना है, और हमें मेरा ख्याल है कि अब इस मुजस्मे के साथ गवर्नमेंट को ये इसी प्लेटफॉर्म से बता देते कि आपने साथ CCTV कैमरा लगाना है ताकि अगली दफ़ा ऐसा कोई काम हो तो आप उस चोर को यहाँ पे CCTV कैमरा लगेगा तो फिर जुर्माना नहीं होगा। पहले वाला CCTV कैमरा था ना वो ऑफिस में आप लगाते हैं वो जुर्माने वाले, लेकिन गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पे आपको जुर्माना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपका जो हॉकी है और बॉल है वो सेफ रहेगा, और वो जो शख्स चुराता है उसका चेहरा भी आपके सामने आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं ख़वातीन हज़रात, और आपको बताते हैं कि टॉयलेट में फोन के इस्तेमाल से क्या कुछ होता है। टॉयलेट में आजकल बहुत सारे लोग फोन इस्तेमाल करते हैं। अब मैं नहीं पूछूंगा कि मैं करती हूँ या नहीं, लेकिन मैं नहीं करती। टॉयलेट में फोन के इस्तेमाल करने से कुछ होता है, तो ये आदत एक तकलीफ दे मर्ज का शिकार बन सकती है। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मौजूदा अहद में मुतअद्दिद अफराद टॉयलेट में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। वैसे तो ये बात ज़रूर महसूस होती है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, मगर अब इसका एक बहुत बड़ा नुकसान सामने आया है। ये आदत आपको बवासीर जैसे तकलीफ दे मर्ज का शिकार बना सकती है। ये बात एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में तिबी तहकीक के दौरान सामने आई, और उस यूनिवर्सिटी के जो हॉस्पिटल था उसमें तहकीक हुई और बताया गया कि टॉयलेट में फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करते हुए वक्त गुजारना आपको बवासीर का शिकार बना सकता है। इसकी वजह फ़ोन का इस्तेमाल नहीं बल्कि टॉयलेट में ज़्यादा वक्त तक बैठना है। इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि जो अफराद टॉयलेट में स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उनमें बवासीर के केसेस की शरह दीगर के मुकाबले में ज़्यादा होती है। बवासीर के मर्ज में कोलू और उसके इर्द गिर्द की रगे दबाव के बायस उसमें सोजन फैल जाती है, जैसे खारिश, तकलीफ और जुरियाँ खून जैसी अलामात का सामना हो सकता है। मुहक्किकीन ने बताया कि टॉयलेट में फ़ोन इस्तेमाल करते हुए लोगों को वक्त गुजारने का एहसास नहीं होता और ये स्क्रॉलिंग सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होती है। उन्होंने मजीद बताया कि सोशल मीडिया ऐप्स का बुनियादी मकसद हमारा ध्यान भटकाना है ताकि हमें वक्त का एहसास ना हो कि वो ज़ाया हो रहा है, और हम उनको बिल्कुल ऑर्गेनिज्म के आदी हो जाते हैं। और दर हकीकत टॉयलेट में 5 से ज़्यादा मिनट वक्त गुजारने से ये खतरा 7% तक बढ़ जाता है। देखिए, अब जो इस बीमारी का जिक्र आपने किया, सिर्फ वही नहीं, आपकी प्राइवेसी रिस्क होती है, इसके साथ आपके बॉडी पोस्चर का मसला हो सकता है, फिर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुतासिर हो सकते हैं अगर आप इस तरह से करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये रिसर्च हुई है जिसके मुताबिक ये तहकीक सामने आई है, तो थोड़ा सा आप इस वाले से अवॉइड बिल्कुल ऐसी है गजल। और अब आगे बढ़ते हुए आपको सैलाबी सूरत हाल से आगाह करते हैं, और सैलाब में सबसे पहले हम पंजाब का ही रुख करते हैं जहाँ पे अभी भी सैलाब ने अपने डेरे डाले में। हमारे सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब इस वक्त पंजाब के इलाके जंग में मौजूद हैं, वो हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। जी समी साहब बताइएगा, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोट खैरा के मकाम पर। ये जंग का इलाका है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारा पानी है, बोट्स भी हैं, इस तरफ भी आप देख सकते हैं पानी है और बोट भी है, और पीछे कुछ घर भी नज़र आ रहे हैं। हालात यहाँ पर ये हैं कि पानी तरीबू पर अभी भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनमें बुरी तरह सैलाब है। जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल नापैद हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी कंप्लेंट्स हैं। कुछ NGOs जो हैं वो हमें काम करती हुई नज़र आ रही हैं या इंडिविजुअल्स, लेकिन सरकार जो है
اس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ان کی جماعت کے ہیں، ان کی کوئی سفارش ہے، تو سارا جو مال ہے وہ انہی کو مل رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا. یہ عام کمپلینٹ ہے جہاں پر بھی آپ جائیں. اور لوگوں کی حالت بہت بری ہے، بہت بری حالت ہے. ان کو تو 14 بندوں کو ایک روٹی اور 10 بندوں کا جو خاندان ہے اس کو بھی اسی طرح تھوڑا سا آٹا، اسی طرح جو چارہ دیا جاتا ہے جانوروں کا وہ بھی اسی طرح دیا جاتا ہے. تو بہت زیادہ کمپلینٹس ہیں لوگوں کی. بالکل جی، تھینک یو سو مچ سمیع ابراہیم صاحب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا جھنگ سے، وہاں پر آپ موجود ہیں اور تمام کوریج بھی کر رہے ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ملتان، جہاں سے ہمارے کورسپونڈنٹ دلزیب آکاش موجود ہے. دلزیب بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے سیلابی ملتان میں، کون کون سا جو دریا ہے، جو بیراج ہیں وہ بھر چکے ہیں اس وقت، اور پانی کی سطح کتنی ہے؟ جی بالکل، دریائے چناب میں سیلابی صورتحال جو ہے وہ برقرار ہے. اکبر فلڈ بند پر پانی کی سطح میں پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کمی واقع ہوتی ہے، لیکن اب جو ہے مسلسل اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے. اکبر فلڈ بند پر پانی کی جس وقت سطح ہے وہ 412.55 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے. شیرشاہ بند پر بھی پانی کی سطح جو ہے وہ 393.40 فٹ پر موجود ہے، جو یہ خطرناک سطح جو ہے اس کی بتائی جا رہی تھی. دوسری جانب ہیڈ تریمو سے جو خارج ہونے والا 5,43,000 کیوسک کا ریلا اگلے 24 گھنٹوں میں ملتان میں پہنچے گا. تو اس وقت ملتان میں جو صورتحال ہے وہ کافی کریٹیکل ہے، اور جیسے ہی یہ ریلا پہنچے گا تو مزید کریٹیکل ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے جو علاقے ہیں جس میں گرے والا، بند محسن اور شیرشاہ میں دوبارہ سطح جو ہے وہ بلند ہونے کا امکان بتایا جا رہا ہے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کی نقل مکانی کا جو سلسلہ ہے اس میں مزید تیزی کی گئی ہے. سیلابی ریلے سے شجاع آباد، جلال پور پیروالا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور مساجد میں اعلان تک کروائے گئے ہیں. دلزیب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سینٹرل پنجاب سے جب یہ سیلاب نکلا تھا تو شاید اب زیادہ تر شور ہمیں پنجاب سے نہیں بلکہ سندھ سے نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں کیا اقدامات ہیں کیا نہیں ہیں، لیکن جو آپ ساؤتھ پنجاب کے اسپیشلی ملتان کے حالات بتا رہے ہیں وہ ابھی بھی کافی گمبھیر ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ ایکٹیویٹیز کس طرح کی ہیں؟ کیونکہ ابھی سمیع ابراہیم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جنگ کے علاقے میں تو گورنمنٹ ایکٹیویٹی ہونے کے برابر نہیں ہے. ملتان میں بھی جب پہلا فلڈ آیا تھا تو انتظامیہ جو ہے تھی وہ اقدامات کرتی نظر آتی، لیکن اتنا نہیں پتا کہ اتنا کریٹیکل صورتحال بن جائے گی، کیونکہ اس وقت ملتان کے 150 کلومیٹر کے ایریے میں 140 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ افیکٹ ہو چکے ہیں، جن کی مکمل طور پر جو ہے وہ دریا کی نظر ہو چکے ہیں. اور پہلے بتایا جاتا ہے کہ 3 لاکھ لوگ ہیں، لیکن اب وہ 3 لاکھ لوگ سے 5 لاکھ تک لوگ پہنچ گئے ہیں، جس میں سے انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 4.5 لاکھ لوگ ریسکیو کر لیے گئے. لیکن ہم نے جب سروے کیا ہے، ہم وہاں خود گئے ہیں، ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں پر ابھی بھی لوگ بس رہے ہیں، تو ان کی تعداد مزید زیادہ ہے. ابھی انتظامیہ جو ہے وہ فلڈ کیمپ میں بھی اضافہ کر رہی ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں. فلڈ کیمپ کی صورتحال جو ہے وہ بہت بری ہے، بارش آ جاتی ہے تو وہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو وہاں پہ بجلی کا نظام ہے وہ بہتر نہیں ہے، لوگوں کو کھانا جو ہے وہ پرووائڈ ٹائم سے نہیں ہو رہا ہے. دلزیب یہ بھی بتائیں، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں یہ اپڈیٹس مل رہی تھی کہ وہاں سے لوگ نقل مکانی نہیں کرنا چاہتے، اب کی کیا صورتحال ہے؟ اب کیا لوگوں کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور جہاں منتقل کیا جا رہا ہے وہاں پر کیسی صورتحال ہے؟ کیونکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم واپس آ رہے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. جی بالکل، حالت جو ہے اس وقت ملتان میں جو ہے ابھی بھی لوگ جو ہیں، کیونکہ انہوں نے جو پہلے سیلاب آئے ہیں وہ اتنے اونچے درجے کے سیلاب نہیں تھے، لوگوں نے اپنے گھروں کو اونچا کر لیا، اپنے صحن کو اونچا کر لیا، اور گھر جو تھے وہ اونچائی پر بنا لیے. اور لیکن وہ بھی اس وقت وہ نہیں آ رہے تھے. انتظامیہ نے انہیں کہا کہ آپ آ جائیں یہاں سے، یہاں پہ بہت اونچا درجے کا سیلاب آ رہا ہے، تو انہوں نے بات نہیں مانی، اور اب وہ لوگ جو ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ بھی ان کی مدد نہیں کر رہی ہے. انتظامیہ نے بھی ان کو ریسکیو اب نہیں کر رہی ہے، ان کی مدد نہیں کر رہی. لیکن ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیا انتظامیہ کے پاس اکوپمنٹ ہیں، کشتیوں کے کیا حالات ہیں، بوٹس وہاں پہ موجود ہیں یا نہیں؟ ابھی میں آپ کو موجودہ جو صورتحال بتا دوں کہ جلال پور پیروالا میں جو ہے ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، شہر خالی کرائے جا رہے ہیں. پہلے وہاں پر جو کشتیاں تھیں ملتان سے جو ہے وہاں سے کشتیاں بھیجی گئی ہیں، ملتان سے تقریباً کوئی 30 کے قریب مزید کشتیاں جو ہیں ادھر بھیجی گئی ہیں، اور وہاں پہ جو اسپیشن تیز کر دیا گیا ہے. اور ملتان میں صورتحال ہے، این جی اوز کام کر رہی ہیں. خاص طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی رہنما ہیں وہ اس وقت کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. انتظامیہ جو ہے اس وقت ان کا زیادہ فوکس جلال پور پیروالا کی طرف چلا گیا. میں آپ کو پھر سے جلال پور پیروالا کی سچویشن بتاتا چلوں کہ دریائے چناب اور دریائے ستلج کا جو سیلابی ریلا ہے
وہ دریائے چناب جو ملتان کی ایک تحصیل ہے جلال پور پیر والا اس کو گھیر لیا اس نے مکمل طور پہ. گزشتہ رات سے نقل مکانی کے اعلانات جو ہیں وہ بار بار کیے جا رہے ہیں. خان بیلا کی بستی اکرم والا اور دراپور سے گزشتہ رات 143 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے. انتظامیہ اور پولیس اور ریسکیو ٹیمیں لوگوں کو نقل مکانی کی مدد فراہم کر رہی ہیں. صحیح, انتظامیہ الرٹ ہے, ان کو مدد بھی فراہم کی جا رہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں جو لوگ وہ منتقل نہیں ہونا چاہتے, کہیں سے منتقل ہو بھی رہے ہیں. تھینک یو سو مچ دلزیبہ کاش, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.